What is universe? Yeah, ब्रह्मांड क्या है? It's really a good question, and this is very important and basic question in the astrophysics. उस फोटोन पार्टिकल को जो सूरज से निकला है उसे नेपच्यून तक पहुंचने में एट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ कोर्स Yeah. 4.5 घंटा। हाँ, 4 घंटे 10 मिनट इतना टाइम लग जाता है उसको। मिल्की वे भी उतनी बड़ी गैलेक्सी नहीं है, इट्स अ वेरी एवरेज गैलेक्सी। Yeah, afterwards, if you compare that particular galaxy, nearest galaxy, अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो उसमें कितनी गैलेक्सीज होंगी? it is about 1 lakh galaxies like Milky Way, like Andromeda, उससे भी बड़ी होंगी। हाउ डिड द यूनिवर्स फॉर्म? Actually, there is a theory that you just said, it's a Big Bang theory, and it's most prominent theory up till now. जो प्लैनेट सेंटर से दूर है, Okay. उनके जो प्लैनेट्स है, उनके जो एक्सो प्लैनेट्स है, वहां पर लाइफ होने की संभावना हो सकती है। हाँ, मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे, आर्टिकल्स भी पढ़े जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। वो कैसे एक्सपांड कर रहा है? 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो बिग बैंग हुआ था, उसके बाद जो एक्सपेंशन चालू हुआ अभी तक रुका ही नहीं। अभी भी चालू है। हाँ, वो चालू ही एक्सपेंशन, एंड यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपांडिंग। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में मैं जब बात करता हूँ तो मुझे बचपन की याद आती है। वो स्टोरी क्या है वो मैं आगे आपको सुनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पर आज हम बात करने वाले हैं जो मेरा बहुत ही दिल के करीब टॉपिक है, उसका नाम है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड क्या है, इसका जो जीवन है, ब्रह्मांड का जीवन कहाँ से शुरू हुआ, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका ओरिजिन क्या है, ये सब हम आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। और इस ब्रह्मांड में हम कितने छोटे लेवल पर है ये भी हम करेंगे डिस्कस। और आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पुणे के बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर, जो एक प्राइवेट ट्यूटर भी है, जिनका नाम है मिस्टर विशाल बोडके। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा कि जो मेरा भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट द एस्ट्रोफिजिक्स, तो उसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फिर मुझे भी एक अच्छा लग रहा है, और आई होप दैट यू विल एंजॉय इट। या श्योरली। यस, ओके। सो मेरा पहला सवाल है जो मैं सबसे पूछता हूँ, हाउ आर यू? आई एम रियली फाइन, गुड, इट्स रियली गुड डे। इट्स अ गुड डे, और स्पेशली कल के बारिश के बाद में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, बहुत ही, जो अभी यानी कि यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर या फिर जो अभी हम बोल सकते हैं कि जो एनवायरनमेंट तैयार हुआ है, बहुत ही अच्छा और काफ़ी ठंडा है। बाकी अच्छा लग रहा है। पिछले 2 हफ्ते इतनी गर्मी थी तो यस, तो ये इतनी गर्मी क्यों है, ये भी एक यूनिवर्स का ही इफेक्ट है। ये भी हम बाद में बात करेंगे क्यों इतनी गर्मी होती है। एनीवेज, सो सर, शुरू करें? यस, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला सवाल जो है वो काफी जेनेरिक क्वेश्चन है। ओके, व्हाट इज यूनिवर्स? ब्रह्मांड क्या है? इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चन इन द एस्ट्रोफिजिक्स। यस, कि यूनिवर्स है क्या, एक्चुअल में वो होता क्या है। सो अगर हम स्केल के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो एक अलग चीज़ है। परफॉर्मेंस बोले या फिर फैक्टर जो रहते हैं उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे तो वो अलग चीज़ है। पर एक सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे कि स्केल कितनी है यूनिवर्स की, सबसे पहले वो हम एक बार देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अवर दैट हैबिटेबल अवर अर्थ प्लैनेट। अगर हम अर्थ की डायमीटर कंसिडर करते हैं तो इट इज़ राउंड अबाउट इन बिटवीन 12,000 टू 13,000 किलोमीटर। Okay. 12,000 to 13,000 kilometer. Okay. Now, the distance between Earth and our beloved star, Sun. उसका जो distance है, it is about 149.6 million kilometers. Wow. Approximately we can say 150, मोटा देख लेते हैं कि 150 millions किलोमीटर्स इतना डिस्टेंस है। सर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा, सॉरी टू कट यू ऑफ। अगर हम सूरज के डायमीटर की बात करें तो मैंने सुना है
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1.5 मिलियन किलोमीटर्स ये जो सन का डायमीटर है, आई एम आई राइट? यस यस यस, इट्स 15 लाख किलोमीटर, उतना ही है। बहुत बड़ा है। बड़ा यानी कि वो अपने हिसाब से बड़ा है सोलर सिस्टम के हिसाब Right. से, बट अगर हम यूनिवर्स का स्केल देखेंगे तो वी कैन से इट्स अ एवरेज स्टार। कई स्टार्स तो ऐसे हैं कि उसके सामने अगर हम हमारा सन जो है अगर रखेंगे तो इट्स लाइक अ पॉइंट साइज, यस, इतना छोटा इट्स रहेगा, जस्ट अ ग्रेन ऑफ सैंड। या उतना छोटा रहेगा वो। सॉरी, यू कैन कंटिन्यू, मैंने आपको दूसरी जगह लेकर गया मैं। नो प्रॉब्लम। बट ये हमने जो डिस्टेंस देखा अभी तक, दैट डिस्टेंस इज बिटवीन अर्थ एंड द सन। इवन द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन requires 8 minutes 20 seconds. ओके, The speed of light we know it's 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर वो ट्रैवल कर सकता है, वी नो दैट। बट उसको भी 8 मिनट लगते हैं 20 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ तक पहुंचने में, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द Wow. सन। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद टर्म आती है, ये तो अपना इन बिटवीन हो गया कि अर्थ और सन का जो है वो बताया मैंने। अगर सोलर सिस्टम का अपना आखिर का अगर हम वहाँ पर प्लैनेट देखते हैं, से इट्स नेपच्यून। पहले तो प्लूटो था, अभी नेपच्यून है। हाँ, अभी नेपच्यून है, बट अगर उसका भी अगर हम देखते हैं तो इट इज अबाउट वी कैन से इट्स अबाउट 4.5 बिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम सन। वाओ, And it's that sunlight, that energy traveling from sun to that Neptune planet requires 4 hours 10 minutes. 4 घंटे लग जाते हैं उसको पहुंचने में। मतलब उस फोटोन पार्टिकल को जो सूरज से निकला है उसे नेपच्यून तक पहुंचने में एट द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ कोर्स या 4.5 घंटा। हाँ, 4 घंटे 10 मिनट इतना टाइम लग जाता है उसको। So this is almost we can say the solar system is up to that. But मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो एक पार्ट हुआ सोलर सिस्टम का। उसके सोलर सिस्टम के बाद जो टर्म आती है, वी हर्ड अबाउट दैट के आवर सोलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन द गैलेक्सी नेम्ड मिल्की वे। या इट इज प्रेजेंट इन द मिल्की वे। सो हमारा जो स्टार है, मैंने अभी बोला कि एवरेज स्टार है अपना सन। सो ये जो स्टार है वैसे ऑलमोस्ट 100 बिलियन टू 400 बिलियन स्टार्स प्रेजेंट इन अ सिंगल गैलेक्सी मिल्की वे। वाओ, 100 to 400 million stars present in the Milky Way itself. Okay, and the diameter of the Milky Way is about 1 lakh light years. 100,000 लाइट ईयर्स। 1 lakh light years. मतलब अगर हमने सोचा कि मिल्की वे का जो ईस्ट फर्देस्ट पॉइंट है, वहां से अगर वेस्ट फर्देस्ट पॉइंट हमको जाना है, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल, Yeah. तो विद द स्पीड ऑफ लाइट 1 लाख साल लग जाएंगे। Yes. Which is the fastest speed in the universe. So far we know, yeah, so far. We know only that particular maximum speed that exists right now. और मैंने ये भी सुना है कि मिल्की वे भी उतनी बड़ी गैलेक्सी नहीं है, इट्स अ वेरी एवरेज गैलेक्सी। Yeah, afterwards, if you compare that particular galaxy, nearest galaxy, we can say Andromeda galaxy is the near to us, which is about 2.5 million light years. 25 लाख लाइट ईयर्स। मतलब गाइज, इसका मतलब ये है कि हमारी जो नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, उस तक पहुंचने में एट द स्पीड ऑफ लाइट, इफ यू ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, आपको वहां तक पहुंचने में 25 लाख साल लग जाएंगे। Am I right? Yes, at the speed of light. At the speed of light. And the surprising part is that nearest galaxy having the diameter almost twice of our Milky Way. बड़ी है वो, yes. Yes, twice है, almost 2.2 times. Right. And it contains about 1 trillion of stars. 10 raised to 12. Wow. एक के ऊपर 12 zeros, उतने स्टार्स सिर्फ अकेले एंड्रोमेडा गैलेक्सी में है, like our suns. Wow. They having their own
solar systems, at least one planet is revolving Yes. around each star. So we are considering only two galaxies over there. We are just Exactly. discussing only two galaxies. First of all, we have said that particular Milky Way, our galaxy, and the nearest galaxy is Andromeda. Okay. वाओ. और अगर ये सिर्फ दो हुई गैलेक्सी, अगर हम आजकल एक नया टर्म भी लोग लाए हैं, पहले 4-5 साल पहले ये टर्म मैंने नहीं सुना था, Okay. ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, राइट? ये अभी टर्म ना पिछले 4-5 सालों में इन लोगों ने लॉन्च किया है, विच मेक्स सेंस, विच मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. It's तो there. अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो उसमें कितनी गैलेक्सीज होंगी? देखो, अभी तो हमने जो टर्म देखी है अभी तक, इट्स अ गैलेक्सी. उसके बाद टर्म आती है सुपर क्लस्टर. ओह, ओके. या the galaxy which are in which we are lying right now, that is the Laniakea galaxy. The supercluster in which we are lying right now, that is Laniakea supercluster. लैनिकिया सुपर क्लस्टर. Yeah, Laniakea supercluster in which almost 1 lakh galaxies are present उस क्लस्टर में 1 लाख गैलेक्सीज है. in a single cluster. Supercluster. वाओ. It is about 1 lakh galaxies like Milky Way, like Andromeda. उससे भी बड़ी होंगी, हाँ होंगी, व्हाई नॉट. उससे भी छोटी भी होंगी, but almost there are 1 lakh galaxies are there in our Laniakea supercluster. वाओ. ओके, अगर अभी हमने बात की कि दो गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो अभी हम अपने अगर मिल्की वे कंसिडर करें और अगर एंड्रोमेडा कंसिडर करें तो हमको वहां तक पहुंचने में 25 लाख साल लग जाएंगे एट द स्पीड ऑफ लाइट. Yeah. ओके, पर दो गैलेक्सी के बीच में क्या होता है? इट्स एम्प्टी स्पेस, वो है क्या उधर? It's nothingness is there, and we can say the empty space is there, and also the term we are going to discuss about it, the dark matter or dark energy is there, because that particular dark matter not illuminating the light, and we are not getting the information what is there. क्योंकि हमें information, देखो तुम मुझे दिख रहे हो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बैठे हो, राइट. because I'm getting the light from you, and I'm getting that particular you're sitting just in front of me. But if the light is not reflecting from any object, then what is there? Nothing is there for us. यस. But यस. but in case of dark matter और dark energy, क्या होता है वहाँ पर है ना, अगर लाइट एनर्जी ही नहीं आ रही, पर वहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे हम बोल नहीं सकते. राइट. ओके, सो लाइक दिस, अभी मैंने जो बताया था सुपर क्लस्टर, जहाँ पर ऑलमोस्ट 1 lakh galaxies are present, that particular super cluster, such super clusters, about 10 million super clusters together form one observable universe. जो अभी तुमने टर्म बताई ना कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स क्या है, उसमें कितने क्लस्टर्स होंगे? अप्रोक्सीमेटली उससे भी ज्यादा होंगे शायद से, हो भी सकते हैं. बट एटलीस्ट साइंटिस्ट अभी तक जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है उन्होंने जो अभी तक फाइंड आउट किया है, तो वो बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन सुपर क्लस्टर होने चाहिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में. वाओ. एंड दैट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स diameter is about 93 billion light years and still expanding. yes, absolutely. और यस, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम डेफिनेटली, क्योंकि ये सवाल अभी मेरे माइंड को चुभने वाला है बहुत, तो मैं इसी पॉडकास्ट में आगे जाकर ये सवाल आपसे पूछने वाला हूँ. ओके, ठीक है. सो चलो, अभी बात हो गई यूनिवर्स की, सुपर क्लस्टर की, तो अगर यस आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे एक पॉइंट उसके साथ बोलना था कि जो इंटरेस्टिंग है, आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू एज वेल एज विद द ऑडियंस. जो अभी हमने जो बात की ना, गैलेक्सीज, इतने गैलेक्सीज है, इतने सुपर क्लस्टर्स है, और जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, उसमें से गैलेक्सी का जो टोटल गैलेक्सीज जो वॉल्यूम कंसिडरेशन कितना है पता है यूनिवर्स में उसका? यानी कि सिर्फ गैलेक्सीज कितना वॉल्यूम कंसिडर करते पता है? यानी कि ऑक्यूपाई करते ऑफ द, आप बता ही दो अब. इट्स नियर अबाउट 5% ओनली.
दैट्स इट। या इतने गैलेक्सीज है उसमें से यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स का वॉल्यूम कितना सिर्फ कवर्ड होता है 5%, अदर 15% आर हॉट गैसेस आर देयर and remaining 80% is a dark matter and dark energy. We don't know about it. We don't know anything about it. डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में एक्चुअली का पूरा पॉडकास्ट होगा और वो हम आगे जाके करेंगे, क्योंकि बहुत से सवाल है। और क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, स्पेशली डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, ये बहुत ही मिस्ट्रियस है और इसका कोई अभी तक हम लोग इतना रिसर्च इस पर चल रहा है, फिर भी हम किसी ठोस मुकाम तक पहुंचे नहीं है। आई थिंक व्हेन द यूनिवर्स वांट्स टू टेल अस अबाउट इट, वी विल कम टू नो, वी विल नो अबाउट इट। Yeah, surely. ओके, सो चलो अभी यूनिवर्स की बात हो गई। तो अगर यूनिवर्स की बात हम करें तो एक प्रोमिनेंट थ्योरी है कि इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ, और वो थ्योरी है बिग बैंग। Yeah. सो उसके बारे में आपके विचार में जानना चाहूँगा। ये सो मेरा सवाल डायरेक्ट है कि हाउ डिड द यूनिवर्स फॉर्म? Actually, there is a theory that you just said. It's a Big Bang theory, and it's most prominent theory up till now. Up till now, कि उसमें यानी कि जो साइंटिस्ट कम्युनिटी यहाँ तक यानी कि कंक्लूजन में आई है कि अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, 13.8 बिलियन ईयर्स एगो वहाँ पर एक बड़ा इवेंट हुआ था, बिग बैंग। ओके, एक्सप्लोजन वाज देयर, and that the terms we are right now looking at the terms like entities like space, time, matter, energy, जो भी देख रहे हैं हम, they are all in one singularity, hot and dense form. एक ही सिंगुलरिटी में वो लाई करते थे, एक ही चीज़ में थे। इन शॉर्ट ये सभी की सभी चीज़ें हम जो देख रहे हैं अभी, जो एंटिटीज हम क्वांटिटीज एंटिटीज जो देख रहे हैं, वो सभी के सभी दे आर लॉइंग इन द वन फॉर्म ओनली, इन अ सिंगुलरिटी, वन पॉइंट में। या हाउ इट इज इवन पॉसिबल? एक्चुअली वो पॉइंट अपने हिसाब से हम वो पॉइंट ऐसा छोटा देख रहे हैं, बट यूनिवर्स के हिसाब से वो पॉइंट बहुत बड़ा होगा वहाँ पे। एंड इट्स हाईली डेंस मीन्स व्हाट? देखो कैसा रहता है, अगर मैं अपना जो यहाँ पर अभी सपोज दिस इज़ द वी आर सिटिंग इन अ रूम, तो डेंसिटी कैसे वर्क करती है कि यहाँ पर अगर एक कॉर्नर में मैं एक चीज़ रखता हूँ, एक सपोज एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखता हूँ, और हर एक कॉर्नर पे छोटा छोटा एक ऐसे पॉइंट्स रखता हूँ, राइट, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर दैट स्मॉल ऑब्जेक्ट्स कवरिंग दिस होल वॉल्यूम, okay, but that particular objects, if you are going to collect those objects, they can fit in this space. इतने छोटे स्पेस में भी वो कलेक्ट करके रख सकते हैं हम, क्योंकि अभी तो वो हमने वो ऑक्यूपाई कैसे किए, उसने हर एक कॉर्नर पे रखे, राइट, दे आर एट द डिस्टेंस, राइट। पर अगर हम उसको कलेक्ट करके पास में ले आए तो सिर्फ इतना ही वॉल्यूम कलेक्ट करके रखेगा, इतने ही में ही वो कलेक्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट्स वेरी हाई, आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। बट बिग बैंग में क्या होता है, बिग बैंग में क्या हुआ है एक्चुअली, दैट पर्टिकुलर दैट हॉट डेंस सिंगुलरिटी एक्सप्लोड्स एट दैट टाइम बिफोर 13.8 बिलियन ईयर्स। और एक्सप्लोजन में क्या हुआ कि उसमें से जो स्पेस टाइम मैटर जो हम अभी डिस्कस किए हैं, वो सभी के सभी डाइवर्ज इमर्ज हो गए वहाँ से। ओके, इन जस्ट फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, दोज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, some atoms like hydrogen, helium are formed in some few minutes after the Big Bang. And after that, due to the gravitational pull, almost in 200 million years, the first star is ignited. First star was formed. तो बिग बैंग होने के बाद पहला स्टार कब तैयार हुआ? उसको 200 मिलियन साल के बाद हुआ।
पर एक्चुअली अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 200 मिलियन साल ये बहुत बड़ा नंबर है। ये हमारे पर हिसाब से- यूनिवर्स के हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, यूनिवर्स के हिसाब से कुछ भी नहीं है वो टाइम स्पैन, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आई एम गोइंग टू से 1 बिलियन ईयर्स के बाद, 1 बिलियन ईयर्स के बाद फर्स्ट गैलेक्सी वॉज फॉर्म। यानी बिग बैंग होने के बाद 1 बिलियन साल के बाद पहली गैलेक्सी फॉर्म हुई। राइट नाउ द सिचुएशन इज लाइक दिस आफ्टर 13.8। वाओ, यूनिवर्स इज लाइक दिस। वाह, ओके। That particular, when the first galaxy is formed, that event or that particular point is known as cosmic evolution. ओके, उसको कॉस्मिक एवोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट गैलेक्सी फॉर्म हुई थी उस टाइम पे। वाओ। चलो अभी हमने बात की कि यूनिवर्स लाइफ में कैसे आया, तो अभी हम बात करते हैं कि जो हमारे प्लैनेट अर्थ पर जो लाइफ है वो तो हमको मालूम है कि यूनिवर्स पर लाइफ है, क्योंकि हम है, आप है, सब लोग हैं यहाँ पर, बराबर। ट्रीज है, एनिमल्स है, सब है। बराबर। पर क्या आपके हिसाब से किसी दूसरे प्लैनेट पर भी लाइफ एग्जिस्ट करता होगा, या होगा, है, होगा इन फ्यूचर? एक्चुअली कैसा है ना, द डेटा और द करंट एविडेंस वी हैव नाउ, देर इज नो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट सो फार। अभी तक तो हमें कुछ अभी तक मिला नहीं। राइट, राइट। बट एज अ ह्यूमन वी हैव सम लिमिटेशंस। इतना बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है, द ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स देयर, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर देयर, सुपर क्लस्टर्स, मिलियंस ऑफ सुपर क्लस्टर्स आर देयर, yes. and that particular stars having their own solar system, if that there are some planets which are in the habitable zone में कुछ planet आ जाते हैं अगर, तो there is a chances having the life over there, but we don't have that particular evidence right now, and we are not but scientists have found some exoplanets. Exoplanets means What is the meaning of exoplanet? मैं आपसे वही पूछने वाला था। Yeah. The exoplanets means these are the planets which are in the habitable zone. Okay, Yes. okay. Habitable zone means जहाँ there are पर some, लाइफ होने की आशंका है। हाँ, लाइफ होने की आशंका है वहाँ पर, या फिर लिक्विड फॉर्मेट में वाटर अवेलेबल हो सकता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस वहाँ पर वैसे हो सकती है कि लाइफ फॉर्म हो सके, टेम्परेचर उस हिसाब से होना चाहिए, दैट इज़ द हैबिटेबल जोन। ओके, सो ऐसे प्लैनेट साइंटिस्ट ने यानी कि अभी तक उनको मिले हैं अभी तक। आई थिंक मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि एक आई बिलीव सैटर्न का या जुपिटर का एक मून है, उसका नाम है यूरोपा। यस, I think मून ऑफ द जुपिटर। यस, राइट। तो वहां पर कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि जहां पर सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद है। या सम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वी कैन से इन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ एग्जिस्टेंस। राइट। क्योंकि डायरेक्टली बॉडी तो फॉर्म नहीं होती है, डायरेक्टली एनिमल तो तैयार नहीं होते, देयर आर सम एटम्स, मॉलिक्यूल्स, टिश्यूज एंड देयर। ओके, तो बेसिक फॉर्म तो क्या रहता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स शुड बी देयर। राइट। सो उसके एविडेंस वहाँ पर मिले हैं। सम मून्स, कुछ कॉमेट्स के ऊपर भी मिले हैं, क्लाउड्स में भी मिले हैं। सम मून्स लाइक टाइटन, उसके ऊपर भी मिले हैं। टाइटन भी जुपिटर का ही है ना, या हाँ, फिर टाइटन yes. सैटर्न का है? अगर इट्स जुपिटर का है वो। I always get confused between these two planets. Seriously. And there are some moons which are in habitable zone. That one Europa is there, just we have talked about it, which is the moon of the Jupiter. And another one is Enceladus. Enceladus, okay, yes. okay. That's the moon of the Saturn. Where the habitable zone is possible. Even the Mars is in the habitable zone. Yes. Mars in the habitable zone. Yes. That planet, and there are some past evidences of presence of water over there On Mars. on Mars. हाँ यार, क्योंकि उसके हम जो पिक्चर्स देखते हैं को वो स्नो कैप्ड प्लैनेट भी उसे बोलते हैं मार्स को, क्योंकि उसके जो
साउथ या नॉर्थ पोल पर बर्फ होने की आशंका है। हाँ, और दूसरी चीज़ उसमें क्या है, उसमें कुछ ऐसे यानी कि स्ट्रक्चर्स है माउंटेन्स के कि जोग्राफिकली अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर से रिवर प्रेजेंट होने की आशंका है, राइट। ऐसा तो फिर एंड ऑल्सो सम पॉसिबली वहाँ पर माइक्रोबियल लाइफ इज देयर बट पॉसिबल दे आर जस्ट इन सर्च ऑफ दैट। यहाँ पर एक सवाल काफ़ी मेरे दिमाग में आ रहा है जब से व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द हैबिटेबल जोन ऑफ प्लैनेट। तो क्या इट्स अ वेरी नाइव और काफ़ी, आपको ये सवाल काफ़ी चाइल्डिश भी लग सकता है, सो प्लीज ट्रीट मी एज अ चाइल्ड। ओके, सो अगर हम प्लैनेट्स की बात करें और हैबिटेबल जोन की बात करें तो आई बिलीव स्टार भी किसी गैलेक्सी में किसी ऐसी जगह पर मौजूद होगा। इसका मतलब कि यार अगर प्लैनेट्स भी गैलेक्सी के हैबिटेबल जोन में होते होंगे, राइट? नहीं, व्हेन दे आर अवे फ्रॉम द सेंटर, या तो वो ज़्यादा हैबिटेबल जोन में है। इसका मतलब जो प्लैनेट सेंटर से दूर है, उनके जो प्लैनेट्स है, उनके जो एक्सो प्लैनेट्स है, वहाँ पर लाइफ होने की संभावना हो सकती है। हाँ, एक्चुअली द थिंग इज दैट कि स्टार एक खुद हैबिटेबल जोन में नहीं रह सकता क्योंकि इट हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर। लाइफ तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी उसके ऊपर। इट डोंट हैव एनी सरफेस लाइक अर्थ, ऐसा कुछ सरफेस नहीं है, तो फिर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फॉर द हैबिटेबल प्लैनेट्स वी कैन से विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द स्टार, बट देयर द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार इज सच दैट वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पर जो टेम्परेचर कंडीशन है, वहाँ पर जो गैसेस है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन, हमारे लिए तो ऑक्सीजन लगता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन चाहिए या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसे होनी चाहिए। देखो ऑक्सीजन है, पानी है, सब है, पर टेम्परेचर अगर देखेंगे 150 डिग्री सेंटीग्रेड, कैसे वहाँ पर कुछ रह सकता है? कुछ भी नहीं रह सकता। 150 आपने एग्जांपल दिया, स्टार का तो टेम्परेचर बहुत होता है। सो स्टार कैनॉट बी द हैबिटेबल बट planets are there. Oh, okay. But it should be in that particular range from that particular star, and it depend on the star. Exactly, कि वो कितना बड़ा है, उसका लाइफ कितना है, कितना उसने लाइफ अभी तक वो जग चुका है। हाँ, वहाँ पर है, हाँ। वो भी मैटर करता है। 100% वो मैटर करता है। राइट, चलो अभी स्टार की बात ही चल रही है तो एक सवाल पूछ ही लेता हूँ आपसे। ओके, व्हाट इज स्टार? Actually, it's a very interesting question and it's related to our sun as well. Yes. So, star is a massive luminous object कि जहाँ से light energy वहाँ से बाहर आती है in all directions. Okay. It provides the heat energy, it provides the light energy, and obviously this is required for the habitable planets like Earth. So, basically the fusion reaction is going over there in which photons are generated and we are getting the energy. Fusion reaction क्या होता है? Fusion reaction क्या होता है? Basically जो उनका जो small elements है, like हमारे sun में तो क्या होता है, वहाँ पर there are some number of hydrogen atoms over there. They are fused together and they release the energy during the fusion. Okay, and fusion reaction only happens at very high temperature which is present at sun core. Yeah, I think मैंने एक बार सुना था किसी पॉडकास्ट में, मेरा एक बहुत ही फेवरेट फिजिसिस्ट है जिनका नाम है ब्रायन कॉक्स। तो उन्होंने कहा कि बेसिकली स्टार एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में होता है। That's why they emit. Yeah. I mean energy. And it's actually it's a nuclear reaction actually. Yeah, it's a nuclear reaction conducted at high temperature. Exactly. Oh. बाप रे बाप। और हाँ, स्टार फॉर्म कैसे होते हैं? अब वही क्या होता है, एट द व्हेन यूनिवर्स बिग बैंग हुआ, बाद में वहाँ पर सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल एंड बेसिक एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन्स वेयर फॉर्म, एंड विद दैट
ग्रेविटी इज ऑल्सो देयर. सो ग्रेविटी क्या करती है, इन सब एटम्स को है ना सबसे पहले धीरे 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 वो पुल इन करते हैं. देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है. और जब वो पुल इन होती है, एक बार पास में आती है बहुत, तो फिर एट दैट टाइम फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस, एंड दैट फ्यूजन रिएक्शन इज द बेसिक ऑफ स्टार. और वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद वहाँ पर धीरे धीरे स्टार बनने स्टार्ट हो जाते हैं. ग्रेविटी का अगर हमको पता चल जाए कि ग्रेविटी क्या है तो इस ब्रह्मांड के काफ़ी अनसुलझे रहस्य हम सुलझा सकते हैं. ओके, सो हम ग्रेविटी के ऊपर भी बात करेंगे, पर अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार का भी एक लाइफ स्पैन होगा, राइट? वो जैसे फॉर्म होते हैं, क्योंकि क्या है कि जब उनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म होने लगता है, सो दे स्टार्ट डीमिंग, राइट? या सो एक ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, हमारे सन की बात करें, हाँ, तो उसका लाइफ स्पैन कितना हो सकता है? There are some different categories of the star. If we consider our sun, so it is a low mass star. लो मास. Low mass star is there. पर इनमें एक खासियत क्या रहती है, इनमें से जो एनर्जी इमिट होती है वो कम रहती है. यानी कि उसका जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी का, जो अंदर से बाहर एनर्जी वो देता है, यानी कि सोलर सिस्टम को, वो एवरेज या फिर कम रहती है एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स. राइट. ओके, सो अगर एनर्जी कम इमिट कर रहा है तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो अच्छा रहता है. राइट. इट्स अप टू सम बिलियन ईयर्स. तो सन हैज सम बिलियन ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हमने अभी बात की स्टार की, वो उनका जन्म कैसे होता है, फिर हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में कैसे होता है, यस, बट हाउ डू दे डाई? एक्चुअली एवरीथिंग हैज़ अ लाइफ. सबका एक लाइफ स्पैन है, ठीक है. तो स्टार का भी अभी हमने देखा, लो मास स्टार लाइक अवर सन राइट हैज़ सम बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ. बट क्या होता है आखिर में, जब उनका न्यूक्लियर फ्यूल, जो अभी हमने फ्यूजन रिएक्शन बोला, वो बाद में वो ख़त्म होने लगता है, ठीक है. और दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग द एनर्जी, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते बाद में. ओके, और वो इट इज़ गोइंग टू द कोल्ड रीजन, वो एक छोटा कोल्ड रीजन बनता जाता है. एंड उसका जो साइज़ है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू, यानी कि बहुत छोटा साइज हो जाता है. राइट. इतना सपोज अपना जो सन है, ठीक है, जब उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगी, जब वो यानी कि उसका एंड पास में आएगा, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाइट डॉर्फ प्लैनेट. वाइट डॉर्फ. ओके, इन विच क्या होता है, वो पूरा कोल्ड हो जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, बट उसका जो साइज है इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू अर्थ हो जाएगा. इतना छोटा हो जाएगा. मतलब अभी हमने बात की कि सूरज का जो डायमीटर है वो है 15 लाख किलोमीटर. हाँ. और अर्थ का डायमीटर है ऑलमोस्ट 12,000 टू 13,000 किलोमीटर्स. तो वो 15 लाख किलोमीटर से इतना छोटा हो जाएगा. पर उसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसका मास चेंज नहीं होगा. देन इट विल बी इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट. यस. मतलब जो, ओ माय गॉड, ओके हेल्प मी अंडरस्टैंडिंग दिस. अभी जो सूरज का जो डायमीटर है 15 लाख किलोमीटर, और जो उतना मास है, जब सूरज का लाइफ खत्म होगा, सो इट विल बी अ वाइट ड्वार्फ स्टार. या, और तभी भी उसका जो मास है वो अब जितना मास है उतना ही रहेगा. मरने के बाद भी सिर्फ उसका साइज कम होगा. बिकॉज मास इज नथिंग बट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द पार्टिकल्स. उसमें पार्टिकल कितने हैं, पार्टिकल तो किधर जा नहीं रहे, पार्टिकल वहाँ पर ही है, बट देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ईच पार्टिकल. क्या होता है एटॉमिक लेवल पे अगर हम देखेंगे ना, एटॉमिक लेवल पे देयर इज अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड. राइट. उनके साइज के ऊपर अगर हम देखेंगे ना, तो उसमें बहुत डिस्टेंस है साइज के हिसाब से. हाँ, ठीक है. बाद में क्या होता है, इसमें कुछ डिस्टेंस ही नहीं रहता है, दे आर गेटिंग कोलैप्स हो जाते हैं वो, और वो उतना छोटा हो जाता है. वाओ. ओके,
ये तो हो गई सूरज की बात, ओके। अब मैं मतलब सूरज इतना बड़ा है नहीं प्लैनेट, और जो बड़े प्लैनेट्स है क्या उनके भी रेड ड्वार्फ ही बनते हैं या फिर उनकी डाइंग जो प्रोसीजर है वो थोड़ी सी अलग है, सेम है, क्या है? क्या होता है, देर आर अनदर स्टार्स विच आर मैसिव स्टार्स, बहुत बड़े रहते हैं, यानी कि सन से भी बहुत बड़े रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो जब उनकी लाइफ ख़त्म होने को आती है, एंड उनकी जो लाइफ जो है अपने सन से कम रहती है, सब मिलियंस ऑफ ईयर्स रहती है, ओके। बिकॉज दे आर इमिटिंग हाई एनर्जी। जितना ज़्यादा वो एनर्जी इमिट करेंगे उतना उसकी लाइफ कम होती जाएंगी। ओके। सो their lifespan is about millions of years only, and that low mass star like sun having the billions of years, okay, that we have already discussed. यस। पर इसमें क्या होता है कि जब उनका फ्यूजन रिएक्शन जो बोलते हैं, जो फ्यूल रहता है वो ख़त्म होने को आता है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एनर्जी, वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम पे वो जो स्टार है इट इज़ अगेन गोइंग टू कोलैप्स एट द सेंटर पे वो कोलैप्स होते ही है। बट इन सम स्टार्स, सम मैसिव स्टार्स, द पावरफुल इवेंट ऑकर्ड कॉल्ड सुपरनोवा। क्या है सुपरनोवा? सुपरनोवा में क्या होता है, जो लास्ट स्टेज जो रहती है मैसिव स्टार के एंड की, तो जो एनर्जी रहती है वो एक एक्सिस के ऊपर इमर्ज हो जाती है। यानी कंसिडर दिस इज़ द एक पर्टिकुलर स्पेरिकल शेप ऑफ दैट स्टार, उसका अगर एक एक्सिस हम ऐसा कंसिडर कर लेंगे, दोनों एक्सिस के बाजू में वो यानी कि बहुत हाई स्पीड से वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सर्ज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टार से वो बाहर आ जाती है। ओके, सुपरनोवा यानी कि दैट्स द एक्सट्रीमली पावरफुल इवेंट इन द यूनिवर्स। इसका मतलब मुझे आपने जो कहा है, मेरा अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो सुपरनोवा इसका मतलब एक बहुत भयानक और घातक एक्सप्लोजन, राइट? या यू कैन से लाइक दैट, बहुत ही बड़ा रहता है वो। फिर वो तो अगर एक्सप्लोजन के बाद में कुछ तो बचता ही नहीं होगा। एक्चुअली क्या होता है, उसका जो कन्वर्जन है लास्ट में, दैट कन्वर्टेड इनटू आखिर में जो पार्टिकल्स रहते हैं, तो दे आर गोइंग टू फॉर्म अ न्यू स्टार कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। ओके। न्यूट्रॉन स्टार, एंड इट इज़ वेरी हाई डेंस स्टार। उसका डेंसिटी अभी तक जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर हमें मिली है स्टार की किसी, तो दैट इज़ अ न्यूट्रॉन स्टार। ओके, कंसिडर कर लेते हैं उसकी, अगर एक कंपैरिजन में आपको बताता हूँ। इफ़ वी टेक द पर्टिकुलर अपना जो शुगर का अगर क्यूब कंसिडर करते हैं, उतना मैटर अगर हम सिर्फ वहाँ से ले लें न्यूट्रॉन स्टार से, उतना ही शुगर क्यूब के इतना, इट वेज अबाउट 14 मिलियन टन्स ऑन अर्थ के ऊपर उसका इतना हो गया वो? हाँ, 14 मिलियन टन्स। या sorry, it's a 4 million, sorry, it's a 4 million. But still Sorry, 1 0 is added by me, but it's a 4 million tons. 4 million tons of weight on earth. इतना कंपैरिजन है। वाओ वाओ, ओके। इट्स एक्सट्रीमली हाई डेंस। उसका और वो density कितना बहुत बड़ा ही होता ज़्यादा है? उसका साइज छोटा ही होगा? आप शॉक हो जाएंगे। हाँ हाँ, बताओ। इट्स अबाउट ओनली 20 किलोमीटर्स, दैट्स इट? मैक्स टू मैक्स, दैट्स इट? उससे ज़्यादा नहीं। इतना बड़ा स्टार, सिटी साइज हो गया ये तो। अरे सिटी साइज भी सिटी बड़ा से हो भी गया। छोटा हो गया। ओनली 20 किलोमीटर्स। इनक्रेडिबली डेंस बॉल ऑफ मैटर। या वाओ, दैट्स द न्यूट्रॉन स्टार, एंड इट्स अ स्पिनिंग एट वेरी हाई स्पीड। और दे कॉल इट पल्सर एज वेल, पल्सर बोलते हैं उसको। पल्सर बोलते हैं। मैंने ना एक यूट्यूब पर ही देखा था, एक वेला पल्सर नाम का है, और उसका साउंड रिकॉर्ड किया था कुछ साइंटिस्ट ने, आई मीन नासा ने, और वो उसका जो साउंड है इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही वो, मैं तो हर बार वो सुनते रहता हूँ, ऑलमोस्ट मैं दिन में एक बार मैं वो सुनता ही हूँ। क्यों? मज़ा आता है सुनने में। उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ मैं। Yes.
अभी तो यानी कि वी आर टॉकिंग ऑन द साइंस, बट अभी आपने जो बोला दैट साउंड इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू लाइक अ साउंड ऑफ अ डमरू ऑफ एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था कि जो डमरू का जो साउंड होता है इट एक्चुअली साउंड्स लाइक दे हैव वेरी सिमिलर साउंड। ओके सर, तो अभी हमने बात की सुपरनोवा की, तो जो सुपरनोवा का जो एक्सप्लोजन होता है उसके बाद में कुछ बचता है या नहीं? एक्चुअली वहाँ पर बचता है, जो भी वहाँ पर जो पार्टिकल्स रहते हैं दे आर नाउ इन द डेंस फॉर्म, बहुत ही हाई डेंसिटी फॉर्म में वो वहाँ पर एक स्टार फॉर्म करते हैं जिसको हम न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। आई थिंक यू हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर, आई हर्ड अबाउट इट, न्यूट्रॉन स्टार। बट उसकी खासियत ये है कि उसकी डेंसिटी इतनी हाई रहती है, इतनी हाई रहती है, वी कैन से दिस इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑब्जेक्ट और स्टार इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा डेंसिटी रहने वाला स्टार वही है, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे, इफ़ यू टेक सम मास और दैट पर्टिकुलर मैटर ऑफ द न्यूट्रॉन स्टार लाइक शुगर क्यूब इतना है, अगर मैटर उसमें से हम निकाल लें इतना छोटा होगा, तो अगर तो उसका जो मास है ऑन अर्थ के ऊपर उसका जो मास रहता है इट्स अबाउट 400 मिलियन टन्स। 400 मिलियन टन्स? यस, 400 मिलियन टन्स। इतना सिर्फ इतने शुगर क्यूब जैसे मैटर का? हाँ, न्यूट्रॉन स्टार के। वाओ! इट्स बिकॉज दैट पर्टिकुलर स्टार इज कोलैप्स्ड एंड देर इज नो डिस्टेंस बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल। जो अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हमने एटम में देखे, ठीक है, उसमें कुछ स्पेस ही नहीं रहता है, दे गेट कोलैप्स्ड। तो इतना छोटा हो जाता है वो। और इसका साइज कितना होता है न्यूट्रॉन स्टार का? बहुत ही कम होता है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, उसका जो डायमीटर है मैक्स टू मैक्स 20 किलोमीटर्स तक रहता है। क्या बात कर यस, शहर से भी छोटा। यस, 101, बहुत छोटा रहता है न्यूट्रॉन स्टार। इतना मैसिव स्टार जो है, अपना सन खुद ही ऑलमोस्ट 15 मिलियन किलोमीटर के डायमीटर का है। हाँ, उससे भी बड़े जो मैसिव स्टार्स है 15 मिलियन सर, 1.5 मिलियन, 15 लाख 15 लाख सर, ये इतने बड़े नंबर है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। होता है बट वो कोलैप्स होके सिर्फ 20 किलोमीटर्स तक हो रहा है। तो हाउ कितने ज़्यादा यानी कि फैक्ट्स है इस यूनिवर्स में, वी कांट इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतने सारे। चलो, एक तो हमने बात की वाइट ड्वार्फ की, एक अभी हमने बात की न्यूट्रॉन स्टार की, हाँ, और एक तीसरा जो टाइप है जो बहुत ही फैसिनेटिंग है और जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और वो फॉर्म होता है एक तारे के मरने के बाद ही। जो तारे बहुत ही बड़े होते हैं, यस, उनके मरने के बाद तैयार होता है ब्लैक होल। यस, 100। वो कैसे तैयार होता है? एक्चुअली क्या होता है ना, इफ़ द स्टार इज़ मैसिव इनफ, बहुत ही बड़ा है, यानी कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन में भी अगर वो नहीं जा रहा है, एंड एट द टाइम जब उसका फ्यूल ख़त्म हो गया, नॉट एबल टू प्रोड्यूस द एनर्जी अगेन लाइक प्रीवियस स्टार्स, अगर वही हो रहा है, पर इसमें क्या होता है ना, दैट स्टार कोलैप्स इनटू सिंगुलरिटी। जहाँ से अपना यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली हमने अभी बात की बिग बैंग की सिंगुलरिटी की, हाँ, और ये बात जो हम कर रहे हैं इट्स अ ब्लैक होल सिंगुलरिटी। हाँ, तो जो स्टार है वो सिंगुलरिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगेन वहाँ पर जो ग्रेविटी रहती है, इट्स अ ट्रिमेंडस ग्रेविटी ओवर देयर, एंड डेंसिटी इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू वी कैन से इनफाइनाइट। इतनी डेंसिटी वहाँ पर रहती है। तो उसकी जो ग्रेविटी ना ब्लैक होल की, वैसे तो ब्लैक होल इज़ अ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, वी डोंट नो कंप्लीटली अबाउट इट, यानी कि साइंस में भी उसका पूरा का पूरा अभी तक नॉलेज नहीं मिला है। क्योंकि होता क्या है ना, उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, लाइट भी अगर वहाँ पर जाता है, अगर या द पार्टिकल ऑफ द लाइट फोटॉन, वो भी वहाँ से एस्केप नहीं कर पाता है। तो फिर हमें अभी तक साइंस कम्युनिटी को पूरी इंफॉर्मेशन उसमें से नहीं मिली है।
even we can say the actual photograph of that particular black hole, it was in 2022. ना आई बिलीव जो पहला फोटोग्राफ लिया था वो था M87 ब्लैक होल। मेसियर 87 नाम की एक गैलेक्सी है, वहाँ उसका जो सेंटर है वो इट्स अ सुपर मैसिव ब्लैक होल। सो वो M87 का लिया था, विच इज़ अगेन बहुत दूर है हमसे। The photograph I'm telling about you, it's a Milky Way centers. वो अपना Sagittarius A star का मैंने बोला वो शायद बहुत ही रिसेंटली आया हमने। हाँ, और ब्लैक होल में होता क्या है ना, वहाँ पर एक पॉइंट आता है विच इज कॉल्ड वी कैन से द इवेंट हॉरिजॉन। इवेंट हॉराइजन, यस। तो वहाँ पर क्या होता है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर, इवन लाइट, अगर वो क्रॉस करता है, वी कैन से इट्स अ नो रिटर्न पॉइंट। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज नो रिटर्न, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वहाँ से कुछ अगर वो आपने क्रॉस किया तो आप गए, हाँ, यू आर लॉस्ट। और अंदर जाके क्या होता है वी डोंट नो, अभी तक उसका पता नहीं चला है। सो आई जस्ट टेल यू प्रीवियसली कि इट्स अ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट, बहुत ही मिस्टीरियस है। अभी तक उसका पूरा इंफॉर्मेशन अभी तक साइंटिस्ट कम्युनिटी को नहीं मिला है, ऐसा है। इवन अगर उसका अगर हम देखेंगे ना, इवेंट हॉरिजॉन का, अगर सैजिटेरियस ए का भी अगर हम बात करेंगे तो वो कितना बड़ा है आपको पता है? इट्स अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द सन। सन से बड़ा इतना, 4 मिलियन टाइम्स दैट ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे के सेंटर में वो, एंड हैविंग ट्रेमेंडस ग्रेविटी। ऑफ कोर्स, मतलब जहाँ से लाइट भी बाहर जा नहीं सकता, मतलब एक कुआं है, उस कुएं से लाइट बाहर ही नहीं निकल सकती, उसका मतलब यार उसका ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो कितना ज़्यादा होगा। एंड आई बिलीव दैट्स वाई हम अभी भी वो पूरा सॉल्व नहीं कर पाए हैं। नहीं सॉल्व कर पाए, और शायद कर सकेंगे। व्हाट डू यू थिंक? मे बी नेक्स्ट जनरेशन, मे बी बहुत साल लग जाएंगे यार। यस, वी डोंट नो। क्या उसने क्या कहा था एक्चुअली, क्या है कि अगर इस पर भी आइंस्टाइन की एक थ्योरी है कि जो ब्लैक होल्स है और एक तरफ है ब्लैक होल, हाँ, और दूसरी तरफ है वाइट होल। ब्लैक होल से कोई बाहर नहीं आ सकता और वाइट होल के कोई अंदर जा नहीं सकता। और एक जो ब्लैक होल है वो जुड़ा रहता है वो वाइट होल के साथ, और उससे जो ब्रिज, वो जो एक ब्लैक होल और वाइट होल जो जोड़ने वाली चीज़ है, उसे आइंस्टाइन और रोजनबर्ग और कोई तो दूसरा एक साइंटिस्ट था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसे वो ब्रिज कहते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट अ वर्म होल। हाँ, वही वर्म होल। इवन आप अगर इफ़ यू सी दैट पर्टिकुलर, हैव यू हर्ड अबाउट द इंटरस्टेलर मूवी? यस, वहाँ पर भी उन्होंने एक वर्म होल दिखाया है, जस्ट दिखाया उन्होंने, एक्चुअल में एग्जिस्ट कर, क्योंकि इट्स अ मूवी पॉइंट ऑफ व्यू, उनको कुछ तो बनाना पड़ता है। बट उन्होंने वहाँ पर जो फिज़िक्स के, स्पेशली एस्ट्रोफिज़िक्स के जो इवेंट्स है, उसके जो उन्होंने यानी कि इंफॉर्मेशन दिए, वो इतनी प्रिसाइज है, बहुत ही प्रिसाइज है वहाँ पे। वाह। तो वहाँ पर वर्म होल उन्होंने दिखाया है कि इट्स लाइक सपोज अगर हम एक पेपर लेंगे, देर इज़ वन एंड ओवर हियर एंड दिस इज़ अनदर एंड, ओके, सपोज दिस इज़ द स्पेस इन बिटवीन दैट। तो वर्म होल कैसे काम करता है? यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर यहाँ से अगर कोई अंदर जाता है तो यहाँ से ही बाहर निकलेगा डायरेक्टली। इट्स लाइक ये अगर इस दोनों साइड को अगर हम ऐसे क्लोज करवा देंगे, और अगर पेंसिल होगी तो मैं बताता, डायरेक्टली इट विल पास लाइक दिस। या सो इन सिंपल वे, इन सिंपल मैनर इट वर्क्स लाइक दिस। ओके, पर अभी भी हमने हमको ये वर्म होल अभी भी हमको दिखा नहीं है। नहीं, बट इट्स अ कंसेप्चुअल, अभी तक वो हमें मिला नहीं वैसी चीज़। सर जी, 100 साल पहले ब्लैक होल भी कंसेप्चुअल ही था, अभी तो मिल गया है, शायद अगले 100 साल बाद हमको वर्म होल भी दिख जाए। ओके, चलो अभी
थोड़ी सी टेक्निकल बात हो गई, तो अभी चलो एक फन सेगमेंट चालू करते हैं, ठीक है? ओके ये मेरा सवाल है कि अब बहुत अभी मतलब एस्ट्रोनॉट जाते हैं आईएसएस पर, अपना जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर Yes. जाते हैं, तो हाउ डू वी फील एक्चुअली व्हेन वी गो इनटू द स्पेस? या ऑन अगर रियल टाइम बेसिस पे अगर हम देखेंगे, जब एस्ट्रोनॉट यहाँ से अर्थ छोड़ के बाहर जाते हैं, ओके, एंड दे फील लाइक, यानी कि माइक्रो ग्रेविटी फील होती है, ग्रेविटी बहुत ही कम Right. फील होती है इफ़ दे आर नियर स्पेस स्टेशन, यानी कि आपने अभी बोला कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और उसके आगे जाते तो ग्रेविटी फील नहीं होती उतनी, ठीक है? तो फिर सबसे पहले अगर रियल टाइम में देखा जाए तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, तो उनके हेल्थ पर होता है। क्योंकि देखो, अपनी जो बॉडी है इट डिज़ाइन टू स्टे ऑन द अर्थ, यानी कि उस हिसाब से वो ढली ना, कि ग्रेविटी है, एटमॉस्फेयर है, वाटर है, हीट कम ज़्यादा, कोल्डनेस, उसके लिए वो रेडी है, Right. ठीक है? पर जब हम स्पेस में जाते हैं तो सबसे पहले चेंजेस तो मैंने बोला ग्रेविटी का फील होता है, राइट? बाद में जो एक उसमें चेंजेस बॉडी में यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को फील होता है, दैट्स मसल एस्ट्रोफी, ओके, यानी कि मसल जो स्ट्रेंथ है वो वीकन हो जाती, कम हो जाती है, ठीक है? अगेन देयर इज़ अ बोन लॉस, यानी कि बोन डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, द लेस प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, रियली? या अपना जो रेड ब्लड ब्लड सेल्स है उनका प्रोडक्शन कम होता है इफ यू आर इन स्पेस? यस 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 इसका Everything is मतलब going आपकी to इम्यूनिटी भी कम होगी? या इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द इम्यून सिस्टम एज वेल, इम्यून सिस्टम पे भी इम्पैक्ट होता है उनका। इवन अपने बॉडी में जो फ्लूइड है, इंक्लूडिंग ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स, उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एस्ट्रोनॉट बाहर है स्पेस स्टेशन में, तो वहाँ पर उसके पास मून भी है, उसकी खुद की ग्रेविटी है, राइट? ओके? राइट? तो फिर क्या होता है, मून उसके ग्रेविटी के हिसाब से जो फ्लूइड उसके डायरेक्शन में थोड़ा उसको पुल करता है, बॉडी फ्लूइड को। कभी कभी अगर एस्ट्रोनॉट के अगर हम चेहरे देखेंगे तो वन साइड में वहाँ पर स्वेलिंग दिखेगी, हाँ, तो वो स्वेलिंग वुड्स ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। वही मेरा एक्चुअली फॉलोअप सवाल भी है कि यार ग्रेविटी स्पेस में कैसे काम करती है? यस यस यस, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिफरेंट होगा, हाँ, राइट? सो हाउ इट वर्क्स एक्चुअली? एक्चुअली ग्रेविटी तो बहुत इट्स वेरी बिग टर्म, आई एम गोइंग टू टेल यू, बट द बिग या मिस्टीरियस? मिस्टीरियस भी है, और वी कैन से इट्स इनविजिबल आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। यस, यस, invisible architect of the universe. But before coming to that point, I just want to tell you about the how other changes are there in the astronaut when they are in the space. Sorry. They are also feeling some psychological effects are there. For example, देखो, अगर हम अर्थ पे हैं तो अर्थ पे क्या होता है कि हम गार्डन में भी जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, फैमिली के साथ घूम सकते हैं, फ्रेंड्स को मिल सकते हैं, Right. सोशली वी आर एक्टिव होते हैं, ऑफिस Right. जाते हैं, घर में रहते हैं, और वहाँ पर उनको क्या रहता है, सैटेलाइट स्पेस स्टेशन में रहना पड़ता है। हाँ, must be frustrating. हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग, एंजाइटी वेयर, स्ट्रेस इज देयर, ओके? सो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी वहाँ पर होते हैं। अगेन सब मुझे खुद को ऐसा लगता है कि उनका एक इम्पोर्टेंट साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, दैट इज़ अ स्लीप साइकिल। अभी आपने जो बताया उसका एग्जांपल ले लेते हैं आईएसएस का, उसमें जो भी एस्ट्रोनॉट्स है, जो भी यानी कि साइंटिस्ट है, जो भी हम कंसिडर करते हैं, तो आईएसएस का स्पीड इतना है ना, तो होता क्या है कि दे आर एक्सपीरियंसिंग 16 टाइम्स सनराइज एंड 16 टाइम्स सनसेट इन 24 आवर्स। एक दिन में 16 बार? एक दिन में एक 16 दिन में बार, 16 दिन देख लिए उन्होंने। हाँ, वही हो जाता है उनके लिए। सो स्लीप साइकिल इज डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, देर आर सम एक्सरसाइजेस, डाइट, हाँ, वो तो करना ही न्यूट्रिशन, पड़ेगा, सप्लीमेंट्स आर देयर, वो उनको हेल्प करती है इन सब चीज़ों को ओवरकम करने में। वाह, ओके, अगेन वन मोर थिंग दे आर एक्सपीरियंसिंग ओवर देयर, रेडिएशन एक्सपोजर। ओके, क्या होता है, अर्थ पर है हम, नेचुरली हमारे पास यहाँ पर ओजोन लेयर है, तो यूवी रेडिएशन डायरेक्टली आर नॉट रीचिंग टू नो अस, नो,
बट इन द स्पेस देर इज़ नो ओजोन लेयर. देर वहाँ पर वो रेडिएशन एक्सपोजर में जा सकते हैं. उनका दे कैन बी हार्मफुल बट देर आर सम मेथड्स टू रिड्यूस इट. राइट राइट यस. राइट. वाओ. ओके. सो अभी हमने बात की कि जो लोग आईसिस पर होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोनॉट्स, वो दिन में 16 बार सनराइज एंड सनसेट वो देखते हैं. ठीक है. इसका मतलब जो टाइम है वो कॉन्सेप्ट आता है. सो ये मुझे पूछना है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन टाइम एंड स्पेस. हाँ, टाइम एंड स्पेस, ये जो पॉइंट है अभी आपने जो बोला था जस्ट प्रीवियसली, ग्रेविटी, ठीक है ना, उससे ही रिलेटेड है. तो मैं सबसे पहले आपको ग्रेविटी एक्सप्लेन करना चाहूँगा. यस, करिए. तो फिर मैंने जो बोला ना, इट्स अ इनविजिबल आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स. क्या होता है ना, अगर ग्रेविटी नहीं है ना, देखो आफ्टर बिग बैंग सबसे पहले मैंने बोला था सम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर डेवलप्ड, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर, सम बेसिक हाइड्रोजन हीलियम एटम्स आर देयर, दे आर फ्यूज टुगेदर. वो फ्यूज कैसे हुए? ग्रेविटी की वजह से फ्यूज हुए, तभी स्टार फॉर्म हो पाया आफ्टर 2 मिलियन ईयर्स के बाद. ठीक है, ग्रेविटी अगर नहीं रहती तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता. ठीक है. इवन बाय द लॉ ऑफ न्यूटन ने एक यूनिवर्सल लॉ दिया है. It states that the force of attraction between any two objects, not only heavy objects, not only planets, not only solar system, not only galaxies भी एक मास ही है. ठीक है. Exactly. So there will be the force of attraction between any two matter, two object, two particles, which is directly proportional to their product of their masses. So okay. जितना बड़ा मास रहेगा, right, उतना ज़्यादा फोर्स रहेगा. एग्जैक्टली. सो इफ मैं अगर मैं आसान भाषा में समझ पा रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, हाँ, कि ग्रेविटी एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल. ठीक है. उसके 400 साल बाद आए अपने आइंस्टाइन जी, महान. तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन कि ग्रेविटी इज अ कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम. या वो भी बराबर है. पर वो ग्रेविटी एक्चुअली फोर्स है या स्पेस टाइम का कर्वेचर है? इट डिपेंड्स ऑन विच परसेप्टिव वी आर गोइंग टू सी दैट पर्टिकुलर इवेंट. ऐसा है. अगर हम देखेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू न्यूटन, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. जो दो ऑब्जेक्टिव्स के डिस्टेंस के स्क्वायर से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके. इवन यू एंड मी बोथ आर सिटिंग ओवर हियर. ठीक है, हम यहाँ पर बैठे, हमारे वी आर हैविंग द मासेस, देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन अस. Even the camera and me, there is a gravitational pull. Even the camera here and the AC in your room at your house, उसमें भी gravitational pull है because both are having the masses. So the next question will be, अरे वो अगर pull है वहाँ पर, force of attraction है, तो मिल क्यों नहीं रहे फिर? Exactly. That force is very less. Okay, there is a constant called gravitational constant, capital G, which is very small. वो बहुत छोटा रहता है. ये अभी एक थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट हो गया. राइट. बट इन शॉर्ट वो पुल रहता है बट बहुत कम रहता है. दैट पर्टिकुलर पुल इज नॉट इनफ टू ब्रिंग दैट टू बॉडीज टुगेदर. राइट. ओके. इतना कम रहता है उस टाइम पे. ओके. बट एट द हेवी ऑब्जेक्ट्स एट एवरीवेयर बिटवीन एनी टू स्टार्स, any two galaxies, there is a gravity. Without gravity there is nothing, and it's invisible. That's the most important thing. Wow. So gravity concept जो पहले हम पढ़ते थे ना बुक्स में कि अरे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, छोड़ दिया तो नीचे चला जाएगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल. सिर्फ उतना नहीं है, ये बहुत इट्स मोर कॉम्प्लेक्स. यस, इट्स मोर कॉम्प्लेक्स. वाह. ओके, तो कॉम्प्लेक्स बात हो गई. तो अभी हम चलते हैं एक आखिरी सेगमेंट की तरफ. ठीक है. सो एक्चुअली सवाल ये है कि अभी अपने टाइम इलॉन मस्क सर और वो एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्स. हाँ. तो क्या इन फ्यूचर कौन से प्लैनेट पर क्या हम मूव इन कर सकते हैं?
कैसा है ना, इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो 100% है। एक्चुअली इन शॉर्ट वी कैन से कि उन्होंने इसके ऊपर काम भी चालू कर दिया है, लाइक नासा एंड प्राइवेट कंपनीज लाइक स्पेसएक्स, उन्होंने नेक्स्ट 50 to 100 ईयर्स का प्लान ऑलरेडी बना के रखा है। ओके, तो उसमें क्या है ना कि कुछ स्टेजेस उन्होंने डिफाइन किए हैं। तो उन स्टेजेस के हिसाब से क्या हो रहा है कि फर्स्ट स्टेज इज सपोज दे आर गोइंग टू मेक सम परमानेंट बेस ऑन द मून। ओके, उसके बाद उसके हेल्प के अकॉर्डिंगली वो क्या करने वाले हैं कि दे आर गोइंग टू मेक कॉलोनीज ऑन द मार्स। ओके, मार्स के ऊपर वो कॉलोनीज बनाने वाले हैं। और आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर अवर नेक्स्ट स्टेशन इन द सोलर सिस्टम और आउट ऑफ सोलर सिस्टम। Okay, so this is the plan for the It's next going to 50 take a hours. while. Yeah. बहुत time It is लगेगा। not going to happen in overnight. ये नहीं होने वाला है। बहुत टाइम लगने वाला है इसको। टाइम लगने वाला है। लॉन्ग टर्म प्लान। Yes, long term 400 plan। साल 500 साल इतने भी लग सकते हैं। We में don't भी know। लग सकते हैं और शायद से 50 साल में भी हो सकता है। हो सकता है भाई। Because AI is there, robotics is Right. there. Again, साइंस फील्ड बहुत आगे जा चुके हैं अभी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ साइंस इट कैन बी अभी जल्दी भी हो सकता है। राइट, एंड ह्यूमंस आर ऑन द वर्ज ऑफ अभी इस पाथ पर है कि दे विल बी द मल्टी प्लैनेटरी स्पेसीज। ओके, ये इस टॉपिक पर एक पूरा पॉडकास्ट बन सकता है, पर मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। हाँ, अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे, आर्टिकल्स भी पढ़े जिसमें उन्होंने कहा कि यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा है। वो कैसे एक्सपांड कर रहा है? ये वैसे ही है जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी यानी कि डिस्कस अबाउट द पॉइंट, अभी हमने डिस्कस किया था कि 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जो बिग बैंग हुआ था उसके बाद जो एक्सपांशन चालू हुआ अभी तक रुका ही नहीं, अभी भी चालू है। हाँ, वो चालू ही एक्सपांशन। ओके, एंड यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपांडिंग, वो एक्सपांड हो रहा है। देयर आर मेकिंग ऑफ द न्यू स्टार्स, डाइंग ऑफ सम, यानी कि जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई वो स्टार्स ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनका एंड हो रहा है। ये प्रोसेस चालू ही है। ओके, और इस बीच में बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। इवन 2 गैलेक्सीज आर पुल टुगेदर ग्रेविटेशनल फोर्स से और उनका सिस्टम पूरा ख़त्म हो जाता है, ऐसा भी होता है। इवन आवर मिल्की वे गैलेक्सी एंड एंड्रोमेडा गैलेक्सी आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। ओह यस, ये मैंने भी सुना है कि इन दोनों गैलेक्सीज का कोलिजन बहुत साल बाद होने वाला है। मिलियंस ऑफ ईयर्स इट विल टेक। हाँ, तब तक हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, हम कुछ बात नहीं कर सकते। तो यही था मेरा आखिरी सवाल। बट कोलिजन विल बी देयर, कोलिजन विल बी देयर, पर हम वहां पर होंगे नहीं होंगे हमें पता नहीं है। ऑन दिस नोट सर करते हैं अभी इसका एंड, और आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, दैट यूनिवर्स वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्स जो है दैट इज एक्सपांडिंग एट द रेट ऑफ 74 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, मेगा per second. It means after there is a one term mega per second, that is a particular light year distance. मैं इस एक्सपांडिंग जो लाइट का स्पीड है उससे ज्यादा वो फास्ट एक्सपांड करता है? नहीं, ऐसा नहीं। जो लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद एक पर्टिकुलर 1 मेगा पर सेकेंड एक डिस्टेंस कंसिडर करते हैं हम। ठीक है, उसके हर एक डिस्टेंस के बाद जो यूनिवर्स जो है वो 74 किलोमीटर पर सेकेंड से स्पीड अप हो रहा है। सपोज अभी स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं पर्टिकुलर 1 मेगा पर सेकेंड, इतना जो कंसिडर करते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है लाइट ईयर्स का। ठीक है, वहाँ पर अभी 74 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से वो एक्सपांड हो रही है। उसके बाद उतने डिस्टेंस के बाद 74 + 74 154 किलोमीटर पर सेकेंड से वो एक्सपांड हो रही है। मतलब वो स्पीड बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस आगे जा रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ता जा रहा है। यस, दिस इज कॉल्ड हबल्स लॉ।
हबल जो साइंटिस्ट हो गए उन्होंने वो जिनके law नाम बनाया। के ऊपर वो टेलीस्कोप हमने टेलीस्कोप भी है। छोड़ा था वो। Yes, वाओ, yes, 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 yes. ओके, नाइस सर। इसी बात पर करते हैं इस पॉडकास्ट का एंड। बहुत ही मज़ा आया और अगले पॉडकास्ट में भी हम और कुछ बात करेंगे, वो और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करेंगे और शायद इस पॉडकास्ट में हमने जो लूज एंड्स छोड़े हैं उसके बारे में आगे के पॉडकास्ट में बात होती रहेगी। 100% श्योरली। तो सर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और बहुत ही हमको मतलब जिन लोगों को फिजिक्स में रुचि नहीं थी उन लोगों को आई बिलीव ये पॉडकास्ट देखने के बाद में फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो यही हमारा एक ट्राई भी है और यही हमारी कोशिश भी है कि लोगों को एक अच्छा कंटेंट इजी और सिंपल लैंग्वेज में हम देते जाए। 100% श्योर। तो सर वंस अगेन आप आए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। एंड गाइज आपको कंटेंट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगले पॉडकास्ट में। अंटिल देन